आज हम पढ़ने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट। तो यार देखो, टीबी एक एकमात्र ऐसा टॉपिक है ना जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर हर जगह है। ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तीनों ईयर के अंदर। ओके, तो आज पढ़ाते हैं आपको क्या है। तो देखो, सबको पता है बट टीबी किससे कॉज होता है। मैं बस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, अब यहाँ से चालू करते हैं। व्हाट इज दिस? ओके, कुछ टर्म्स पहले आपको सीखनी पड़ेगी ट्रीटमेंट से पहले। सो धीरे धीरे आते हैं टर्म्स के ऊपर। फर्स्ट, लाइक ड्रग सेंसिटिव टीबी। व्हाट डू यू मीन बाय, आप देख रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग सेंसिटिव टीबी? ड्रग सेंसिटिव टीबी क्या होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम इज सेंसिटिव टू टीबी ड्रग्स। दैट इज ड्रग सेंसिटिव टीबी, मतलब टीबी के ड्रग्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स कौन से होते हैं? HRZE। H इज आइसोनाइजाइड रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, E इज एथैम्ब्यूटॉल। तो सेकंड ईयर में पढ़ा ही होगा, अगर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो HRZE। तो दैट इज ड्रग सेंसिटिव टीबी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ओके, सो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कई तरह के होते हैं। ओके, whether it can be mono resistant, multi drug resistance, poly drug resistance, pre extensive, extensive, कई सारे होते हैं। ओके, मोनो एक एक करके बात करेंगे भाई। मोनो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। मोनो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू ओनली वन फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग मतलब HRZE, तो किसी एक के खिलाफ रेजिस्टेंस है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस टू बोथ रिफैम्पिसिन बी और आइसोनाइजाइड, दोनों। रेजिस्टेंस टू बोथ रिफैम्पिसिन एंड आइसोनाइजाइड। पॉली ड्रग रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस टू टू ड्रग्स अदर देन रिफैम्पिसिन एंड आइसोनाइजाइड। रिफैम्पिसिन और आइसोनाइजाइड के अलावा रेजिस्टेंस टू टू ड्रग्स, दो ड्रग्स रेजिस्टेंस होना चाहिए। प्री एक्सटेंसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू रिफैम्पिसिन, आइसोनाइजाइड, एनी फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ओके, तो रिफैम्पिसिन और आइसोनाइजाइड मिलकर क्या बनाते हैं? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। सो MDR प्लस एनी फ्लोरोक्विनोलॉन। मतलब अगर आपके पास कोई MDR पेशेंट है और उसको क्लोरोक्विनोल्स का भी रेजिस्टेंस है, देन he or she can be pre-extensive resistance. Okay, एक और होता है extensive resistance. Any MDR patient मतलब rifampicin and isoniazid resistance to any fluoroquinolones, कोई भी fluoroquinolones resistance है, and a group A drug. ग्रुप ए ड्रग क्या होता है? अगर पढ़ा हो तो सेकेंड ईयर के अंदर ग्रुप ए ड्रग होते हैं, तीन ड्रग आते हैं ग्रुप ए ड्रग के अंदर। फर्स्ट इज लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। लिवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन बोथ आर फ्लोरोक्विनोल्स। सेकेंड है बेटाकुलिन और थर्ड है लिनेजोंट। ओके, तो ये होता है मोनो रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस, प्री एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रेजिस्टेंस। पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता था और मैंने बहुत धक्के खाए फिर इनके चक्कर में। तो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और क्या जानना है आपके? एक होता है प्रीजम्पटिव टीबी केस। प्रिजम्पटिव टीबी केस का मतलब होता है एनी पर्सन हैविंग कफ, फीवर एंड appreciable weight loss for greater than 2 weeks, that is presumptive TB case. Okay, or any person in contact of TB positive patient, that is also a presumptive TB case. Or HIV or immunocompromised person having cough of any duration, that is also a presumptive TB case. तो presumptive TB का केस मतलब हो सकता है इसको TB, हम पता लगाएंगे बाद में, जब हम डायग्नोसिस करेंगे तब हम पता लगेगा हमें कि इसको है कि नहीं। बट प्रिजम्पटिव टीबी केसेस ये हो सकते हैं तीनों। एनी पर्सन हैविंग कफ, फीवर, appreciable weight loss for greater than 2 weeks, any person in contact with TB positive patient, or HIV or immunocompromised person having cough of any duration, that is presumptive TB case. अब डायग्नोसिस की बात करते हैं। अब यहाँ पर आएगा प्रिजम्पटिव टीबी केस का मेथड। ओके, तो प्रिजम्पटिव टीबी केस आया, मान लो आपके पास, इफ यू आर अ डॉक्टर बनोगे, प्रिजम्पटिव टीबी केस आया आपके पास, पेशेंट आता है, आप उसका पहले करोगे स्पूटम AFB। व्हाट इज स्पूटम AFB? माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ोगे कि फर्स्ट आपको एक थ्रोट स्वैब, जैसे कोविड में अपन थ्रोट स्वैब लेते थे ना, वैसे इधर इधर होना स्पूटम AFB। स्पूटम लोगे आप उस बंदे का। अगर स्पूटम लेने के बाद वो नेगेटिव आया, फिर एक चीज होती है CB नेट।
सीवीनेट होता है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और तीसरा आप लोगे एक्सरे, अगर ये तीनों नेगेटिव आ रहे हैं तो आप रूल आउट कर सकते हो टीबी को, मतलब उस बंदे को टीबी नहीं है। बट अगर वो प्रेजेंटेड टीबी केस वाला बंदा आता है आपके पास और आप देखते हो कि उसका स्पूटम एएफबी है ना वो पॉजिटिव है, स्पूटम एएफबी पॉजिटिव है, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे आपको उसके स्पूटम के अंदर आपको टीबी के बैक्टीरिया दिख रहे हैं, तो मतलब माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी है वो। हम्म? अगर एक बार बंदा माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म हो गया ना, फिर उसके बाद आपको करना है उसका सीवी नेट। सीवी नेट क्या होता है? कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, मैंने आपको पहले बताया था अभी। ये क्या करता है सीवी नेट? ये डिटेक्ट करता है रिफेम्पिसिन के रेजिस्टेंस का। हमने तो देखा था मोनो रेजिस्टेंस के अंदर, मोनो रेजिस्टेंस मतलब किसी एक ड्रग के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस है, ओके। तो ये सीवी नेट डिटेक्ट करता है रिफेम्पिसिन के रेजिस्टेंस। अगर आपने किसी बंदे के स्पूटम को सीबी नेट के थ्रू करा तो रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस बताएगा, ओके। अब आपने सीबी नेट देखा उस बंदे का और आपका उसका सीबी नेट आया नेगेटिव, मतलब उसको रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस नहीं है। सीबी नेट ये बताता है रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस। देन फिर आप उसका करोगे लाइन, फर्स्ट लाइन एलपी। फर्स्ट लाइन एलपी का मतलब लाइन प्रोग्रेस है। ये क्या डिटेक्ट करता है? आइसोनाइजेट का रेजिस्टेंस। अगर वो भी नेगेटिव आ रहा है, आइसोनाइजेट का रेजिस्टेंस भी नहीं है, मतलब आप उसको रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस नहीं है, उसके पास आइसोनाइजेट का रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ड्रग सेंसिटिव टीबी बैक्टीरिया है। ड्रग सेंसिटिव टीबी बैक्टीरिया का मतलब सारे के सारे ड्रग एक्ट करेंगे इसके ऊपर। और अगर रिफेम्पिसिन का मतलब आइसोनाइजेट का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, मतलब ये एलपीए पॉजिटिव आ गया, मतलब सिर्फ आइसोनाइजेट का रेजिस्टेंस है, मतलब ये क्या होगा? इट्स अ मोनो रेजिस्टेंस। मोनो रेजिस्टेंस, तो मोनो रेजिस्टेंस हो गया वो। अब ये तो हुआ जब नेगेटिव आया सीबी नेट, ओके। जस्ट इमेजिन कि सीबी नेट आ गया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया सीबी नेट मतलब रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, देन करो फर्स्ट लाइन एलपीए। फर्स्ट लाइन एलपीए में आपने क्या देखा कि आइसोनाइजेट का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव आ गया, मतलब आइसोनाइजेट का रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, बट एक सिंगल जीन के लिए प्रेजेंट है। जनरली आइसोनाइजेट का रेजिस्टेंस आता है दो जीन के म्यूटेशन की वजह से, आईएनएचए और कैट। पर इन दोनों में से किसी एक जीन का म्यूटेशन हुआ तब आया आइसोनाइजर का रेजिस्टेंस उस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण हुआ है। अगर सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण हुआ है तो दोगे आप उस बंदे को शॉर्टर ओरल बेडाक्यूलिन रेजिमेन, ओके। मैं बताऊंगा ये क्या है शॉर्टर ओरल बेडाक्यूलिन रेजिमेन क्या है, वो बताऊंगा। अब मान लो ये तो आया पॉजिटिव, आइसोनाइटिक रेजिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा, अब मान लो नेगेटिव आ गया, मींस सिर्फ रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तब भी आप इस बंदे को दोगे शॉर्टर ओरल बेडाक्यूलिन रेजिमेन, ओके। मतलब रिफेम्पिसिन के रेजिस्टेंस में और आइसोनाइजेट प्लस रिफेम्पिसिन के रेजिस्टेंस में, दोनों में आप दोगे शॉर्टर ओरल बेटागोनल रेजिमेंट। पर आइसोनाइजेट का कौन सा रेजिस्टेंस? सिंगल जीन वाला रेजिस्टेंस, क्यों? किसी एक जीन के कारण हो रहा है रेजिस्टेंस, किसी एक जीन के म्यूटेशन के कारण हो रहा है रेजिस्टेंस इस बैक्टीरिया के अंदर ही, लाइक आईएनएचए और कैट जीन, दोनों में से किसी एक जीन के म्यूटेशन के कारण। अब आपने देखा कि इधर सिंगल जीन पॉजिटिव आ रहा है, क्या पता वो दोनों जीन के लिए पॉजिटिव हो, हमें वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो फिर पॉजिटिव फर्स्ट लाइन एलपीए, मतलब इसके लिए पॉजिटिव फर्स्ट लाइन एलपीए के लिए, पॉजिटिव फर्स्ट लाइन एलपीए मतलब ये वाला देखो, यहाँ से पॉजिटिव होना, तो ये फॉर पॉजिटिव फर्स्ट लाइन एलपीए के लिए ना हम क्या करेंगे, सेकंड लाइन एलपीए करेंगे। सेकंड लाइन एलपीए क्या डिटेक्ट करता है? रेजिस्टेंस फॉर आईएनएच एंड कैट जी, दोनों के लिए रेजिस्टेंस डिटेक्ट करता है, और किसी भी फ्लोरोक्विनोल के लिए, एनी फ्लोरोक्विनोल्स के लिए भी रेजिस्टेंस डिटेक्ट कर सकता है, ओके। तो जब आपने सेकंड लाइन एलपीए कराना तो दो हो सकते हैं, या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब सिंगल जीन के लिए रेजिस्टेंस है आइसोनाइजेट का, तो सेम वही शॉर्टर ओरल बेटाकुलिन रेजिमेंट जैसा इधर का, इधर था ना जैसा, तो नेगेटिव है मतलब सेम ओरल शॉर्टर बेटाकुलिन रेजिमेंट जो पहले दिया था। अगर पॉजिटिव है मतलब आइसोनाइजेट का रेजिस्टेंस है दोनों जीन के लिए, प्लस एक फ्लोरोक्विनोल का भी रेजिस्टेंस है। अब आप दोगे ऑल ओरल लॉन्गर बेटाकुलिन कंटेनिंग रेजिमेंट, और क्या दे सकते हो? ऑप्टिमाइज बेस थेरेपी बेस्ड ऑन ड्रग सेंसिटिविटी। इसका मतलब होगा कि आपको उस टीबी बैसिलाई को जो आपको स्पूटम में मिल रहा है, आपका टीबी का बैक्टीरिया है, उसको ग्रो कराना पड़ेगा कल्चर प्लेट के ऊपर। फिर देखना पड़ेगा कि किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस है कि नहीं। एंटीबायोटिक टेस्टिंग सेंसिटिविटी प्लेट, एक प्लेट आती है माइक्रोबायोलॉजी में, उससे पता चलेगा, ओके। तो ये सब आपको रेजिमेंट देने पड़ेंगे, ये है डायग्नोसिस, इससे पता चलेगा कि आपको कौन सा कब देना है। अब आया ट्रीटमेंट की बारी, ओके। तो फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा था ना ट्रीटमेंट में, वो क्या था? ड्रग सेंसिटिव टीबी। ड्रग सेंसिटिव टीबी का मतलब क्या है? सारे के सारे ड्रग एक्ट कर रहे हैं, ऐसा टीबी बैक्टीरिया है स्पूटम के अंदर। तो तब हम देते हैं
6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, इसमें अपन देते हैं 2 HRZD प्लस 4 HRE। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जब फार्माकोलॉजी में पहली बार ये चीज़ पढ़ी थी तो मुझे समझ में नहीं आया था, क्या है इसका मतलब? 2 HRZD का मतलब होता है 2 मंथ तक आपको HRZD देनी है, इसकी एक टैबलेट आती है HRZD की, इसकी एक टैबलेट आती है, और 4 मंथ तक आपको HRE देनी है, इसकी एक टैबलेट आती है। ओके? सो 2 मंथ जो लेना है ना, फर्स्ट जो HRZD, वो 2 मंथ उस वाला फेज़ है, उसे बोलते हैं इंटेंसिव फेज़, और जो 4 मंथ तक HRE लेना उसे बोलते हैं कंटीन्यूअस फेज़। HRZD की एक टैबलेट आ रही है, मतलब वो क्या है? इट्स एन एफडीसी। आपने पढ़ा हो फार्माकोलॉजी में, फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन। सारे ड्रग्स एक ही टैबलेट में मिल रहे हैं। पेशेंट की अवेलेबिलिटी, पेशेंट टाइम पे ले टैबलेट्स इसलिए कराया गया है, एफडीसी इसलिए होता है, ओके? फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशंस होते हैं। 2 HRZD मतलब 2 मंथ तक HRZD लेना है और 4 मंथ तक HRE लेना है, ओके? ड्रग्स डिस्पेंस अकॉर्डिंग टू वेट बैंड। वेट बैंड्स, अब वेट बैंड्स होते हैं, देखो अडल्ट में टोटल 5 वेट बैंड्स होते हैं और पीडियाट्रिक में टोटल 6 वेट बैंड्स होते हैं। अब हमने पढ़ लिया ड्रग सेंसिटिव के बारे में, अब पढ़ेंगे ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में जो पहला हमने पढ़ा था वो क्या था? शॉर्टर ओरल बेडाक्यूलर रेजिमेन। ये हम कब दे रहे थे? जब या तो बंदे को रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस हो सिर्फ, या रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस हो, या HR मतलब आइसोनाइजेट का रेजिस्टेंस हो, सिंगल जीन वाला, ओके? एक सिंगल जीन का रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है? तो फिर इसमें अपन क्या देंगे? कोर्स टोटल 4 से 6 महीने का कोर्स चलता है, ओके? 4 से 6 महीने का कोर्स चलेगा, 4 टू 6 मंथ्स। इसमें हम देंगे जी-कॉप। जी-कॉप क्या होता है? Z से पायराज़िनामाइड, E से एथैम्ब्यूटॉल, फिर E से इचेनामाइड, C से क्लोफाज़ामिन, S से हाई डोज़ आइसोनाइज़ाइड, O से लीवोफ्लॉक्सासिन, B से बेडाक्यूलिन। 4 टू 6 मंथ्स आपने ये चलाया, फिर 5 मंथ आपको और क्या देना है? ज़ी-ऑक। ज़ी-ऑक का मतलब है Z से पायराज़िनामाइड, E से एथैम्ब्यूटॉल, O से लीवोफ्लॉक्सासिन, C से क्लोफाज़ामिन। 4 से 6 मंथ इधर दे रहे हो आप और 5 मंथ इधर दे रहे हो, तो कितना देना पड़ रहा है? अप्रॉक्स शायद तक 9 से 11 महीने देना पड़ रहा है आपको। हुँ? तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया, शॉर्टर ओरल बेटाग्लूटान रेजिमेन। किन बंदों के लिए? जिनमें रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस हो, या तो, या रिफेम्पिसिन और आइसोनाइज़ेट दोनों का रेजिस्टेंस हो, पर आइसोनाइज़ेट कौन-सा होना चाहिए? सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण होना चाहिए, ओके? अब ये लॉन्गर ओरल बेटाग्लूटान रेजिमेन की बारी आती है। ये किन पेशेंट्स में देंगे? जिनको रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस है और आइसोनाइज़ेट रेजिस्टेंस है, बोथ जीन के कारण, ओके? और कोई भी फ्लोरोक्विनोन रेजिस्टेंस पेशेंट है उसको देंगे। कोर्स 18 टू 20 मंथ्स तक चलेगा और इसमें अपन देते हैं BC2L2। BC2L2 है क्या? B से है बेडाक्विलिन, C से क्लोफेज़ामिन, C से साइक्लोसेरिन, L से लिनेज़ोलिड और L से लीवोफ्लॉक्सासिन। ये है BC2L2, ओके? उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस छोड़ दिया, दैट अगर बंदे को रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ आइसोनाइज़र का रेजिस्टेंस हो, तो आपका देना है ओरल रेजिमेन। इसमें क्या है? गिवन फॉर आइसोनाइज़ेट मोनो रेजिस्टेंस पेशेंट और पॉलीड्रग रेजिस्टेंस पेशेंट के लिए भी दे सकते हैं। 6 मंथ्स तक आपको देना पड़ेगा ज़ीरो। ज़ीरो से है Z से पायराज़िनामाइड, E से एथैम्ब्यूटॉल, R से रिफेम्पिसिन और O से लीवोफ्लॉक्सासिन। तो ये था डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट टीबी का। अगर आपको किसी और का पढ़ना है देन प्लीज़ कमेंट, ओके? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3rd और 4th ईयर के लिए है, आई थिंक सो, और 2nd ईयर के लिए भी, क्योंकि उनके फार्माकोलॉजी में आएगा। अगर 2nd ईयर वालों को कुछ और पढ़ना है देन दे कैन कमेंट डाउन, बाकी चलते हैं फिर और क्या।